अच्छा जी बच्चों, आज ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। उम्मीद है कि जो मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ब्रांच पहले आपको समझाई थी, बहुत आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाई थी, आपके बड़े अच्छे रिमार्क्स आए उसके ऊपर। चलते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। ये सेकंड ब्रांच है फ़िज़िक्स की। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नॉर्मली हम कहते हैं भाई बिजली है। ठीक है जी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं बिजली है। तो ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसकी वजह से आज हमें पंखे की ठंडी हवा मैसर है, एसी मैसर है, रेफ्रिजरेटर मैसर है और इसी तरीके से रोशनी मैसर है रात के अंधेरों के अंदर। तो पता ये चलता है कि साइंस की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस जो होती हैं वो इंसान का जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने में बड़ी मदद फराहम करती हैं। तो ये ब्रांच भी ऐसी ही है, क्योंकि आप आजकल देखते हैं कि मेजॉरिटी अप्लाइंसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मोहताज है, उसके बगैर उनकी वर्किंग नहीं होती। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को समझाने से पहले मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज तक पहुंचने के लिए मुझको आपको एटम को समझाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द branch of physics in which we deal with the phenomena and effects related to इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पे अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, आपके सामने आ गया। इसको समझाने के लिए मुझे सबसे पहले एटम को समझाना पड़ेगा कि एटम क्या होता है। एटम के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि एटम क्या होता है। एटम बुनियादी तौर पे अगर हम एटम की बात करते हैं तो ये एटम है और ये एटम का सेंट्रल पार्ट है। आपको पता है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहलाता है, और एटम का सबसे भारी हिस्सा भी यही होता है। एंड इट इज़ द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ एटम। यानी अगर हम कहें कि एटम का जो वज़न होता है उस वज़न में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है? न्यूक्लियस का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा मेरे बच्चों, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में मेरे बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस है, अभी फ़िलहाल न्यूक्लियस की बात करते हैं। अच्छा, एटम की जब हम बात करते हैं तो ग्रीक फ़िलासफ़र्स एटम की डेफिनेशन देते हैं। वो ये कहते हैं, ग्रीक फ़िलासफ़र्स एटम की डेफिनेशन हमें देते हैं। ये जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स की डेफिनेशन है एटम के बारे में, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट अबाउट एटम है जो कि बाद में मतरूक हो गया जब साइंस ने तरक्की की। ग्रीक कॉन्सेप्ट एटम का ये कहता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की तरफ चलते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट अबाउट एटम, एटम का जो पुराना कॉन्सेप्ट है जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने हमको दिया, वो ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रीक फ़िलासफ़र्स ये कहते हैं कि ये जो वर्ड एटम है, द वर्ड एटम comes from the word atom comes from the letter एटोमोस। ये कहते हैं एटोमोस है,
और एटोमोस का ये मतलब बताते हैं कि जिसके इतना छोटा हिस्सा है, किसी भी चीज़ का इतना छोटा टुकड़ा कर दिया जाए कि उससे छोटा टुकड़ा करना मुमकिन ना हो, उस छोटे टुकड़े को कहा जाता है एटम। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है जी, एटोमोस विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स नॉट कटेबल, यानी कि जिसके और इजाफी टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा जो है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ये कौन कहते थे, ये ग्रीक फिलोसफर्स कहते थे। तो इस एटोमोस और नॉट कटेबल से जब हम डेफिनेशन पर चलते हैं ग्रीक फिलोसफर्स की, तो डेफिनेशन क्या मेरे पास आती है, डेफिनेशन ये आती है मेरे पास कि वर्ड एटम जो एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉट कटेबल, तो इसका मतलब ये हुआ एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। ये कौन कहते हैं, ये ग्रीक्स कहते हैं जनाब। इसके बाद माइकल फैराडे मैदान में उतरे और उन्होंने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ बात ये वाज़े हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो एटम के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो एटम से बड़ी तो नहीं हो सकती, ये तो लॉजिक कहती है। तो वो चीज़ जो एटम के अंदर मौजूद है वो एटम के मुकाबले में क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब है कि ये थ्योरी कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा टुकड़ा है, ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, फ्लॉप हो गई, मतरूक हो गई। तो नई थ्योरी, इसका मतलब ये है कि कब डेवलप हुई, जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ। उसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन दरियाफ्त किया, वो भी बताया कि वो कहाँ होता है, बताया उसने कि वो भी एटम के अंदर होता है। फिर उसके बाद जेम्स चैडविक आए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का तजर्बा करके। ठीक है जी, तो इसी तरह इसकी वजह से एटम के अंदर मौजूद 3 बुनियादी पार्टिकल्स का पता लगा आपको। इसके अलावा और भी एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मियॉन्स होते हैं, ब्रियॉन्स होते हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो फिर आप बड़े लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह आप लोग को पढ़ने में ये चीज़ें मिलेंगी। अभी तो बुनियादी कॉन्सेप्ट हम एटम के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ग्रीक फिलोसफर्स ये कहते थे कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। माइकल फैराडे ने जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया तो पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होता है, एटम के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर एटम से छोटे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर साइंस और तरक्की करती गई, एटम के अंदर मौजूद और पार्टिकल्स दरियाफ्त किए, प्रोटॉन दरियाफ्त किया, न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। तो ये जो पार्टिकल्स थे दरियाफ्त होने के बाद एटम की जब पुरानी डेफिनेशन ख़त्म हो गई तो नई डेफिनेशन क्या है एटम की। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट एटम क्या है मेरे पास, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट एटम। एटम के बारे में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मेरे पास वो क्या है, वो ये है कि कहता है नई थ्योरी, एटम इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन composed of even smaller particles called electrons, protons and neutrons. These particles
आर द फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, इन पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? ये किसी भी एटम के फंडामेंटल यानी बुनियादी पार्टिकल्स हैं, और क्योंकि एटम के अंदर होते हैं, एटम का हिस्सा हैं ये, इसीलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। आते हैं अब एटम के पास। ये एटम का हमने एक खाका आपके सामने पेश किया था। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर प्रोटॉन होता है और एटम के सेंटर में यानी उसके न्यूक्लियस पर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रिजाइड करते हैं? ये एटम के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर न्यूक्लियस से बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते होते हैं। उन रास्तों को इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं और सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और रिवॉल्व कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है जैसे हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस रास्ते को हम ऑर्बिट, एनर्जी लेवल के नामों से पुकारते हैं, शेल के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, जब एटम डिस्कवर हुआ तो पता ये चला कि एटम जो है ये पैदाइशी तौर पे न्यूट्रल है। एटम इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल मीन्स हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता एटम के अपने ऊपर। एटम के अपने ऊपर चार्जेस लेकिन आते हैं। अब हम उन कंडीशंस में जा रहे हैं जिन कंडीशंस में एटम के ऊपर चार्जेस आते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उनके ऊपर क्या चार्ज है। हम एटम के अंदर देखते हैं तो मुझे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, एटम के अंदर मुझे प्रोटॉन नज़र आता है, एटम के अंदर मुझे न्यूट्रॉन नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये जानते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, यानी ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता, न्यूट्रल होता है। मैंने ये देखा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि एटम के अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। याद रखो, एटम के अपने ऊपर चार्ज नहीं होता। एटम के अपने ऊपर चार्ज ना होने की वजह क्या है कि एटम के अंदर पैदाइशी तौर पे जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इफ़ एटम इज़ न्यूट्रल, if atom is neutral then, तो वो न्यूट्रल क्यों होगा? then number of protons is equal to number of electrons। तो याद रखो, जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है उतने ही
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फ़र्ज़ किया कि 5 प्रोटॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 - 5, जवाब क्या आया? 0। इट मीन्स कि एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। एटम के अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा, एटम के ऊपर अब चार्ज कब आता है? एटम के ऊपर चार्ज आता है उस वक्त, एटम के ऊपर चार्ज आता है जब एटम इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखो बेटा, मैंने अभी बताया आपको कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। अगर ये एटम अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन है, फ़र्ज़ किया इसने एक प्रोटॉन लूज़ कर दिया, इसने यहाँ पर एक प्रोटॉन थोड़ी देर के, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज़ कर दिया, ठीक है, अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ? अब यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट था वो डिस्टर्ब हो गया। कैसे डिस्टर्ब हो गया? अब क्या हो गया? इसके पास 5 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जवाब आया 1, और 1 जो जवाब आया इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, it will become अब देखो क्या बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन की तादाद उतनी थी, यानी प्रोटॉन फिल वक्त बढ़ गए। तो कौन सा चार्ज आएगा? इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को मेरे बच्चों हम पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। क्या कहलाता है ये पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव आयन भी कहलाता है। ठीक है जी मेरे बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, हमने बताया कि जब एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पैदाइशी तौर पे एटम न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे। जब लूज़ किया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन की तादाद उतनी रही, यानी कि फिल वक्त बढ़ गई। तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऐसा आयन, पॉजिटिव एटम जो है वो आयन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और ऐसे आयन को हम कहते हैं कैटाइन। ये कैटाइन कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं कि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन की तादाद जैसे पहले थी वैसे ही रही, यानी कि प्रोटॉन कम हो रहे हैं फिल वक्त और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है तो अब मेरे पास एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो लिखते हैं व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन it will become negative charge। तो क्या हो जाएगा उसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव आयन आ जाएगा, और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एन आयन। ये नेगेटिव आयन कहलाता है एन आयन। इस सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हमारे पास एटम के ऊपर चार्जेस आते हैं दो सूरतों में, जब गेनिंग होती है इलेक्ट्रॉन की या लूजिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। तो मेरे पास दो किस्म के चार्ज इस वक्त डेवलप हुए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये भी यही है बेसिकली। अच्छा, बुनियादी तौर पे फ़िज़िक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज हकीकत में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को। ठीक है जी। फिज़िक्स के अंदर जो बुनियादी चार्ज है मैटर के अंदर, मैटर, MATTER, मैटर, जिससे मिलके हर शय बनी है,
ठीक है जी। फिज़िक्स के अंदर जो बुनियादी चार्ज है मैटर का वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी में से चार्ज कम हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। और अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। तो फिज़िक्स में बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी में से चार्ज कम हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, किसी बॉडी में चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो ये जो फिज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिकली जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, हमने बटन यानी स्विच को ऑन किया, एकदम से लाइट जल गई, तो हुआ क्या? वायर के थ्रू क्या फ्लो करके गए? वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करके गए। तो मेनली फिज़िक्स की जो ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड कर रही है। और फिज़िक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी मैटर का वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी चीज़ के अंदर चार्ज कम हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। किसी बॉडी के अंदर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। और ये ब्रांच टोटली जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड करती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।